हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एयरफोर्स अपना अग्निवीर के लिए रागा का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। ये जो प्रैक्टिस सेट वो पिछली ईयर का रहने वाला है, जो आपके जुलाई में एग्जाम हुए थे वहाँ से आपके डायरेक्ट जो क्वेश्चन बने थे वो इस प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे आपको। यहाँ पे आपका टारगेट रहना चाहिए कि 25 आउट ऑफ 30 आपको निकालना है क्वेश्चंस का, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है क्लास खत्म होने के बाद, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप लोग सर्च कर लेना सरकारी एग्जाम फाइटर, तो वहाँ पर आ जाएगा टेलीग्राम चैनल, उसमें ज्वाइन हो जाना तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और मैं जीके का भी एक प्रैक्टिस सेट चलाता हूं जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो भी चैनल पर डले हैं वीडियोस, उनको भी देख लेना आगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो रोज़ की तरह सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे करते हैं रागा का अपना प्रैक्टिस। तो रागा में होते हैं अपने टोटल 30 क्वेश्चंस, जिसमें से आपके 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश, 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं आपके जीके से, और 7 से 8 क्वेश्चन ही आते हैं आपके मैथ से, और 7 जो आपके 14 से 15 क्वेश्चन बचते हैं वो आपके कहाँ से आ जाते हैं, वो आपके आ जाते हैं रीजनिंग से, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रोज़ की तरह स्टार्ट करते हैं अपना जीके का पोर्शन। तो जीके का सेक्शन हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे होंगे 7 से 8 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर में पिछली बार आए हुए थे क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि अर्जुन पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है आपके पास नृत्य, सिनेमा, या फिर दूरदर्शन, या फिर खेल। देखिए ये बहुत ही आसान पूछ लिया था इन्होंने पिछली बार कि अर्जुन पुरस्कार का संबंध किस खेल से है। तो यहाँ पे देखिए खेल हो जाएगा, खेल से संबंधित है अर्जुन पुरस्कार। तो जो खेलों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अब अर्जुन पुरस्कार के बारे में बात करेंगे, खाली हम क्वेश्चन को पढ़ के ही नहीं छोड़ देते हैं कि हमने पढ़ लिया बस हो गया, हम इसके एनालिसिस भी करते हैं, अच्छा इसकी डिटेल्स को भी फाइंड करते हैं। तो अर्जुन पुरस्कार जो है ना वो 1961 में स्टार्ट किया गया था। 1961 में स्टार्ट किया गया था। इसमें जो आपको प्राइज़ मिलता है, प्राइज़ मनी कितनी है इसमें, 5 लाख रुपये है प्राइज़ मनी, ठीक है। प्राइज़ मनी इसमें 5 लाख रुपये है। अर्जुन और क्या मिलता है इसमें, एक अर्जुन की प्रतिमा होती है कांस्य की एक अर्जुन की प्रतिमा होती है, वो आपको मिलती है। तो इसको भी याद रखें। अब ये एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 2021 में कितने लोगों को मिला है। तो 2021 में ये मिला है टोटल 35 लोगों को, ठीक है। 35 लोगों की आप लोग एक बार लिस्ट देख लेना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी अगर आप लोग से करंट की दृष्टि से पूछ लिया जाए। तो ये नवंबर में मिला था मेरे ख्याल से, शायद कि नवंबर में, ठीक है। तो नवंबर में मिला था, तो आप लोग इनकी लिस्ट देख लेना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है कि इसमें से किसे केरल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो केरल के नए राज्यपाल आपसे पूछे जा रहे हैं वर्तमान में कौन है। तो केरल के राज्यपाल क्या अनसुईया उइके हैं, आरिफ मोहम्मद खान, या फिर भगत सिंह कोश्यारी, या फिर कालराज मिश्रा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आरिफ मोहम्मद खान। तो आरिफ मोहम्मद खान है जो केरल के वर्तमान में राज्यपाल हैं, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान। अब देखिए केरल के बारे में थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो केरल के वर्तमान में कौन है सीएम, तो सीएम है पिनरई विजयन। कौन सीएम है, तो पिनरई विजयन यहाँ पे सीएम आपके हैं, पिनरई विजयन, ठीक है, विजयन। तो पिनरई विजयन आपके यहाँ पे सीएम है। और केरल में एक मंदिर है पद्मनाथ स्वामी मंदिर, पद्मनाथ स्वामी मंदिर, ठीक है। ये आप लोग याद रखें, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पद्मनाथ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे आप लोग आंसर लगा दोगे केरल में स्थित है। अब ये किस भगवान को समर्पित है, तो यहाँ पे विष्णु भगवान की प्रतिमा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना विष्णु भगवान की प्रतिमा है, ठीक है। तो इसको भी याद रखें, पद्मनाथ स्वामी मंदिर केरल में है, जो कि एक द्रविड़ शैली में है, द्रविड़ शैली में बना हुआ है पद्मनाथ स्वामी मंदिर। तो ये इसको याद रखें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन हैं, अनसुईया उइके, भगत सिंह कोश्यारी और कालराज मिश्रा। तो देखिए किस किस के सीएम ये गवर्नर हैं यहाँ पे। अनसुईया उइके किसके गवर्नर हैं, तो अनसुईया उइके हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ के हैं अनसुईया उइके, ठीक है। अनसुईया उइके हैं छत्तीसगढ़ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल। तो यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ के हो गए अनसुईया उइके। अब छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है वर्तमान में, तो छत्तीसगढ़ के सीएम है वर्तमान में भूपेश बघेल, ठीक है। तो ये हो गए छत्तीसगढ़ के बारे में। अब देखिए भगत सिंह कोश्यारी, तो भगत सिंह कोश्यारी कहाँ के हैं राज्यपाल, तो भगत सिंह कोश्यारी हैं वर्तमान में कहाँ के, तो ये हैं अपने महाराष्ट्र के, ठीक है। अभी महाराष्ट्र के सीएम के ऊपर लफड़ा चल रहा है, वहाँ पे सरकार गिर चुकी है। सिर्फ पहले तो अभी जो उद्धव ठाकरे थी उनकी सरकार थी, लेकिन उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ गया, अभी वहाँ पर कोई सीएम नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग इसको पढ़ लेना, ये भगत सिंह कोश्यारी हो गए वहाँ के राज्यपाल, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। और इसका आंसर क्या है क्वेश्चन का, केरल के राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। अब देखिए कालराज मिश्रा के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। तो कालराज मिश्रा हैं अपने राजस्थान के राज्यपाल,
राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कालराज मिश्रा हैं राजस्थान के राज्यपाल। और राजस्थान के वर्तमान में सीएम कौन है? वर्तमान में सीएम कौन है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दो, क्योंकि मैं तो आपको अभी बता दूंगा। और अगर आप लोग नहीं जवाब दोगे तो आप लोगों को याद अगर होगा तो और अच्छा याद हो जाएगा, क्योंकि आप लोग अगर उसका कमेंट में जवाब दे दोगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका आंसर आप लोग बताएं कि जो आपके राजस्थान के सीएम है वो कौन है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि अबू धाबी किसकी राजधानी है। तो देखिए मैंने कुछ प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर पिछली बार कराए हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया कि आपको देश और उनकी राजधानी और उनकी मुद्राएं याद करनी है। उनकी मुद्राएं आपको याद करनी है और राजधानी याद करनी है देशों की, क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है इससे। ठीक है, तो अबू धाबी किसकी राजधानी है? अबू धाबी है अपनी संयुक्त अरब अमीरात की। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी हो गई अबू धाबी, जिसके वर्तमान में तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी हो गई अबू धाबी। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन है नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया और इटली। इनकी भी राजधानी हम देख लेंगे और याद कर लेंगे। तो नीदरलैंड की राजधानी क्या है? तो नीदरलैंड की राजधानी यहाँ पर हो जाएगी आपके सामने एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम, ठीक है, नीदरलैंड की राजधानी हो गई एम्स्टर्डम। और दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। उसके बाद इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी आप लोग बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में कि इटली की राजधानी क्या है। ठीक है, तो आपकी ड्यूटी है इटली की राजधानी बताना कमेंट में। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन माउंटेन एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली पहली महिला थी? यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास सूरजलता देवी, या फिर ज्योति रंधावा, या फिर संतोष यादव, या फिर सुमा शिशिर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली कौन थी? संतोष यादव थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली कौन थी? 2 बार जिन्होंने चढ़ाई की है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली, इसका आंसर हो जाएगा संतोष यादव। अब ये कहाँ की हैं? तो ये हैं हरियाणा की, ये हरियाणा की हैं। उसके बाद चलिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से प्रणाशी अरक्तता का खतरा होता है? विटामिन के की कमी से, विटामिन ई की कमी से, विटामिन B12 की कमी से, या फिर विटामिन B6 की कमी से। तो यहाँ पे देखिए किस विटामिन की कमी से प्रणाशी अरक्तता का खतरा होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो विटामिन B12 की कमी से प्रणाशी अरक्तता का खतरा होता है। अब प्रणाशी अरक्तता क्या होती है? तो प्रणाशी अरक्तता होती है RBC की कमी। RBC में जो आपकी कमी होती है उसको कहते हैं प्रणाशी अरक्तता। RBC जो आपकी रेड ब्लड सेल्स होती हैं जो, उनको बोलते हैं RBC, और RBC में कमी को कहते हैं प्रणाशी अरक्तता। और ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका आंसर है विटामिन B12 की कमी से। इसका आंसर हो गया विटामिन B12 की कमी से ये होता है। अब देखिए यहाँ पर विटामिन K, विटामिन E और विटामिन B6, तो इनके रासायनिक नाम क्या हैं? इनके रासायनिक नाम ये आप लोग कमेंट में बताएं कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B6 का और विटामिन के का। विटामिन के का यहाँ पे बता देता हूँ कि विटामिन के का काम होता है रक्त का थक्का बनाने में। तो रक्त का थक्का बनाने में यहाँ पे ये सहायक होता है, रक्त का थक्का। ठीक है, विटामिन ई और विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन है कि 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किसके द्वारा की गई थी या फिर की जाएगी? अब की जाएगी क्या, ये हो चुके हैं गेम। तो ये कहाँ पर हुए थे? तो 2020 के जो ओलंपिक थे ग्रीष्मकालीन हुए थे टोक्यो में। टोक्यो कहाँ पर है? जापान में है। अब देखिए जापान को हम बोलते हैं सूर्योदय का देश, सूर्योदय का देश। ठीक है, इसको याद रखें, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब देखिए एक हो गया मैक्सिको, एक हो गया पेरिस, एक हो गया लॉस एंजल्स। थोड़ा पहले हम ओलंपिक के बारे में देखेंगे, क्योंकि ओलंपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 2000 जो ओलंपिक 20 के थे वो टल गए थे, 2021 में हुए थे। ठीक है, 2021 में ओलंपिक हुए थे, जिसमें से भारत ने टोटल कितने पदक जीते थे? 7 पदक जीते थे। 7 पदक जीते थे। अब यहाँ पे देखिए 7 पदक कैसे जीते? तो 1 गोल्ड मेडल जीता था, उसके बाद 2 सिल्वर मेडल जीते थे, तो 2 सिल्वर हो गए, और 1 हो गया गोल्ड, और 4 हो गए ब्रॉन्ज। 4 ब्रॉन्ज मेडल हो गए। अब देखिए गोल्ड मेडल किसने जीता, सिल्वर मेडल किसने जीते, और ब्रॉन्ज मेडल किसने जीते, ये जरूर से याद कर लेना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 2021 में जो ओलंपिक हुए हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग जो सिल्वर मेडल है ना, जो मेडल जीते हैं
उनको याद कर लेना। और जिससे संबंधित है मतलब खिलाड़ियों से संबंधित है, कौन सा खिलाड़ी किससे किस खेल से संबंधित है और किसने मेडल जीता है वो आप लोग याद कर लेना, ठीक है। अब देखिए मैं एक बता देता हूँ, यहाँ पे जो सिल्वर मेडल हैं वो 2 लोगों ने जीते हैं, 2 लोगों ने सिल्वर मेडल जीते हैं। एक तो रवि कुमार ने जीता है, रवि कुमार ने। उसके बाद एक जीता है अपना किसने, तो एक जीता है मीराबाई चानू ने, मीराबाई चानू ने। तो मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है और रवि कुमार का संबंध किस खेल से, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आप लोग बताएंगे कि जो अपने ब्रॉन्ज मेडल हैं वो किसने जीते हैं। गोल्ड मेडल तो आप सभी को पता होगा कि नीरज चोपड़ा ने जीता था, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा जीके का आ चुका है। इसमें बोल रहे हैं धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है। तो धुआंधार जलप्रपात आपका बना हुआ है नर्मदा नदी पर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो धुआंधार जलप्रपात हो गया नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी कहाँ पर बहती है, तो मध्य प्रदेश में बहती है। मध्य प्रदेश हो गया नर्मदा नदी में, सॉरी यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश से निकलती है। और ये कहाँ से निकलती है ये मुझे आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट और है, वो है जोग या गरसोप्पा, जोग या गरसोप्पा। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो है कहाँ पर है, तो ये है अपना शरावती नदी पर है, शरावती नदी पर, ठीक है, शरावती नदी पर। और कहाँ पर स्थित है, तो केरल में, सॉरी कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर है, कर्नाटक में। इसको याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात के बारे में आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में कि इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया है हमारा जीके का सेक्शन पूरा। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने मैथ के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो मैथ के क्वेश्चन से पहले हम करेंगे यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो रीजनिंग क्वेश्चन में सबसे पहले वो क्वेश्चन है कि नेहा पश्चिम की ओर 3 मीटर और फिर उत्तर पूर्व की ओर 5 मीटर चलती है, फिर वह 3 मीटर पश्चिम की ओर, फिर वह 5 मीटर उत्तर पूर्व की ओर चलती है, फिर वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो ये देखिए ऐसा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें बनाना है और काफ़ी कम समय में बनाना है। ये मैंने बताया है पिछले प्रैक्टिस सेट में कि ये जो चैप्टर है दिशा दूरी वाला वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है, क्योंकि रीजनिंग में 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दिए थे आपको कि कौन से चैप्टर से कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके नॉन वर्बल रीजनिंग से बन जाते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग मतलब वो आपके जो चित्र वाले होते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या होगा, इसका होगा देखिए 3 मीटर पहले चल रही है पश्चिम में। सबसे पहले तो हमें दिशा पता होनी चाहिए, जो कि आप लोगों को पता होगी। तो दिशा होगी यहाँ पर ईस्ट, ये होती है अपनी वेस्ट, ये होती है साउथ और ये होती है नॉर्थ। अब देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं पश्चिम की ओर 3 मीटर चली, मतलब कहीं से भी आप लोग एक पॉइंट लगाओ और वहाँ से पश्चिम की ओर 3 मीटर लिख दो। उसके बाद बोल रहे हैं उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व यानी कि यहाँ से ये वाली दिशा जो है वो उत्तर पूर्व कहलाती है। उत्तर पूर्व यानी कि ये वाली दिशा, तो 5 यहाँ पे हो गया, 5 मीटर चली। उसके बाद बोल रहे हैं फिर से कितनी चली, फिर से 3 मीटर पश्चिम की तरफ, मतलब फिर से इधर आ गई पश्चिम की तरफ 3 मीटर। फिर उसके बाद बोल रहे हैं फिर 5 मीटर चलिए उत्तर पूर्व की तरफ, फिर से ऐसी मुड़ गई, मतलब वो तो ये हो गया, फिर से ऐसी मुड़ गई, फिर हो गया 5 मीटर। उसके बाद बोल रहे हैं कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए ये दोनों चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। तो ये दोनों कैसे निकलेंगी, यहाँ पे बन गया आप राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए एक होते हैं ट्रिपलेट, ट्रिपलेट अगर याद नहीं किए हैं तो याद कर लेना। और नहीं देखिए ट्रिपलेट से क्या होता है, आपका क्वेश्चन जल्दी बन जाता है। और आपको नहीं है याद तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो। तो मुझे ट्रिपलेट पता है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि ये 3 होता है तो 5 होता है ये, तो ये होता है 4। तो ये हो गया 4 और ये वाला भी 4 हो गया, क्योंकि ये वाला भी 3 था और ये वाला 5 था। तो 3 4 5 हो गए इसके, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक के 4 और यहाँ से यहाँ तक है 4। तो 4 + 4 कितने हो गए, तो 4 + 4 हो गए 8। तो 8 मीटर की दूरी पर है वो अपने प्रारंभिक बिंदु से, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पर। तो इस क्वेश्चन बोल रहे हैं यदि ई का कूट 5 है और पेन का कूट है 35, तो पेज का कूट क्या होगा। यानी कि ई को कोड किया है 5 से और पेन को कोड किया है 35 से और पेज को कोड बोल रहे हैं कि क्या होगा। तो देखिए ई का वैसे ही हमें पता है कि ई 5वें नंबर पर आता है। PEN को चेक करेंगे एक बार, तो PEN ये आता है 5 पे, ये आता है 16 पे और ये आता है 14 पे। तो 16 और 14 हो गए 30 और 30 और 5 हो गए अपने 35। तो मतलब ये सभी को ऐड कर दे रहे हैं, जितने नंबर पर आते हैं उनको ऐड कर दे रहे हैं। तो हम भी इनको ऐड कर देंगे। तो पेज में हम चेक करेंगे PAGE, तो यहाँ पे आ गया 16 और 1 और ये आ गया 7 और ये आ गया 5। तो 7 और 5 12 और 1 13। 13 और 16 कितने होते हैं, 13 और 16 होंगे अपने पास 29। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलिए
अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद चुनना है आपको। सीरीज यहाँ पे दी गई है लेकिन आपको यहाँ पे रॉन्ग वर्ड बताना है, रॉन्ग जो आपकी संख्या लिखी गई वो बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है 9, फिर उसके बाद 14, फिर उसके बाद 19, फिर उसके बाद 25, फिर उसके बाद इन्होंने लिखा है 29, फिर उसके बाद लिखा है 34। अब देखिए यहाँ पर 9 से हुआ है 14 तो 5 ऐड कर दिया है, फिर उसके बाद यहाँ पे 14 से 19 हुआ है तो 5 ऐड कर दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो हम तो यहाँ पर भी कितना ऐड किया है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 6 ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पर +4 और उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर देखिए +5 ऐड हुआ है, ये 5 ऐड हुआ है और यहाँ पर भी +5 ऐड हुआ है। मतलब देखिए हमें गलत पद चूज़ करना है। तो गलत पद क्या हो जाएगा, तो गलत पद हो जाएगा ये जो 6 ऐड किया है वो गलत है। यहाँ पे हमें करना था 5 ऐड, यानी कि 25 वाला गलत हो गया। तो 25 की जगह अगर आ जाए तो 24 में +5 करेंगे तभी तो आएगा 29। तो ये वाला हो गया गलत, यानी कि 24 आना चाहिए 25 के स्थान पर। तो 25 वाला गलत है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं दिए गए विकल्पों में से संबंधित युग्म को चुनिए। मतलब जो रिलेशन इसके बीच है वो किस ऑप्शन में है, किसके बीच है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो 30 और 130 से, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिखेंगे 30 और उसके बाद लिखेंगे 130 में क्या रिलेशन बन रहा है तो उसको देखेंगे। तो जब हम देखेंगे 5 से डिवाइड करते तो 5 छिक्के 30, और जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 और गुणा, यानी कि 5 दूनी 10 और 5 छिक्के 30। तो यहाँ पे देखिए एक बार हो रहा है 5 का 6 से गुणा, एक बार हो रहा है 5 का 26 से गुणा। अब देखिए ये जो 6 है और ये जो 26 है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों के बीच का अंतर है यहाँ पर 20। इन दोनों के बीच का अंतर है 20। अगर यही सिचुएशन हमें अगले वाले मिल जाए कि अंतर हमें 20 मिल जाए किसी का भी, तो उसको हम आंसर मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम ऑप्शन पहला चेक करेंगे तो ऑप्शन पहला 5 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है, तो ये भी चला गया और ये भी चला गया, ये भी चला गया। तो ये देखिए सभी चले गए लगभग, तो ऑप्शन हमारा सेकंड वैसे ही सही हो जाएगा। तो उसको भी चेक करेंगे। 20 और 120 है यहाँ पे, देखिए 20 तो 5 चौके 20 होता है और यहाँ पर होता है 5 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10 और 24 पंजे 120। ठीक है, अब यहाँ पे 4 और 24 के बीच का अंतर कितना है, 20 है, और जो कि हमें 20 लेकर आना था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को कोई इसकी दूसरी ट्रिक पता है तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताना कि मुझे पता है दूसरी ट्रिक। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है नॉन वर्बल से। नॉन वर्बल से एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, आपको ऑप्शन में बाद में दिखा दूंगा, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है इसका लॉजिक। तो लॉजिक देखने के लिए हमें क्या करना है, लॉजिक देखने के लिए सबसे पहले देखेंगे ए के बाद हुआ है जेड, फिर उसके बाद हुआ है सी के बाद एक्स, फिर ई के बाद वी हुआ है। तो ए आता है अपना 1 पे, ये आता है 3 पे, ये आता है 5 पे। तो 1 3 5 अगले वाले में क्या आएगा 7 पे, और 7 पे क्या आएगा, 7 पे आएगा जी। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं ए का अपोजिट होता है जेड, तो यहाँ पे जी का अपोजिट क्या होगा, तो जी का अपोजिट होएगा टी। तो यहाँ पे जी और टी किस में है वो हम चेक करेंगे, लेकिन उससे पहले हम और भी लॉजिक चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक बॉक्स था तो डबल हो गया, फिर उसके बाद 3 हो गए, तो इसके बाद 4 बॉक्स हो जाएंगे। मतलब 1 2 3 4 बॉक्स इधर हो जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर एक गोल था तो यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर 3 हो गए, यहाँ पर 4 हो जाएंगे। तो मतलब अगले स्टेप में 4 गोला हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो देखिए 4 4 ये हो जाएंगे और जी और टी। अब इसको चेक करेंगे किस में है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन 1 तो चला गया वैसे ही, और ऑप्शन कौन सा चला गया, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर जी के बाद इन्होंने टी लिखना था लेकिन इन्होंने लिखा है यू। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो 4th ऑप्शन है वो वाला भी चला गया, क्योंकि सीधे में नहीं है, यहाँ पर इन्होंने ऐसा कर दिया इसको, तो ये वाला भी चला गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन मैंने आपको बताया है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है 101%। ठीक है, 100% यहाँ से क्वेश्चन आपका एक आता है। तो देखिए इसमें बोल रहे हैं एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो महिला का पुरुष से क्या संबंध है। तो देखिए हमें इसमें एक बनाना होता है फैमिली ट्री, फैमिली पेड़ बनाना होता है, परिवार का पेड़, आप लोग समझ सकते हो। तो फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं हम, तो फैमिली ट्री जो बनाते हैं हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, मतलब पीढ़ी के ऊपर पीढ़ी, पीढ़ी के ऊपर पीढ़ी। मतलब जैसे आप हैं यहाँ पर, तो आपके पिताजी की पीढ़ी आपसे ऊपर होगी और उनके पिताजी की पीढ़ी उनसे ऊपर होगी, तो आपके दादाजी की पीढ़ी सबसे ऊपर होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बोल रहे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसमें बोल रहे हैं एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी माँ, यानी कि पुरुष की माँ। तो पुरुष को हम इससे लिखेंगे पुरुष की माता, यहाँ पे मदर लिख लेंगे। उसके बाद बोल रहे हैं पुरुष की माँ मेरी माँ की, जो महिला है उसकी माँ की, यानी कि महिला की मदर है जो उसकी माँ की एक लौती बेटी है। एक लौती बेटी तो यही है महिला,
एकलौती बेटी। और ये जो इसकी पुरुष की मदर है वो यही हो जाएगी, क्योंकि एकलौती बेटी है। तो मतलब ये जो महिला है वो आपकी हो गई हैं माता जी। तो महिला हो गई आपकी माता जी, इस पुरुष की माता जी हो गई हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उस पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है, तो महिला उसकी माँ है, ठीक है। और पुरुष का अगर पूछा जाता तो पुरुष उसका बेटा है, पुत्र है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं वही संबंध साझा करती हैं जो दिए गए संख्याओं के समूह द्वारा साझा किया गया। तो देखिए यहाँ पर हमें पहले तो 3, 9 और 11 के बीच संबंध फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है। तो देखिए 3 का स्क्वायर करके यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिखा है 9 और उसके बाद यहाँ पे +2 कर दिया है, 9 और 2 11। अब हम उसमें चेक करें कि किस में क्या हो रहा है। तो देखिए सब में हो रहा है 10 का स्क्वायर 100, 7 का 49, 6 का 36, 5 का 25। पहला ऑप्शन चेक करेंगे तो 5 का 25 और 2 27 होना चाहिए था, तो इसमें गलत है क्योंकि 30 लिखा है, तो ये वाला गलत। उसके बाद बोलेंगे 36 में देखिए 6 का स्क्वायर 36 और 36 और 2 38, ये वाला बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब इसको भी चेक कर लेते कि ये क्यों गलत हुआ है। तो 7 7 49 और 2 कितने होते हैं, 49 और 2 हो जाएंगे यहाँ पर आपके 51। इन्होंने लिखे हैं 50, तो ये वाला भी गलत है। अब देखिए उसके बाद क्या किया है यहाँ पे, देखिए 100 का 10 का स्क्वायर हो गया 100, 100 प्लस 2 कितने होने चाहिए थे, 102, लेकिन इन्होंने 100 में से 2 घटा दिए हैं, तो ये वाला भी गलत। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। चलिए देखिए अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है इस प्रकार से। तो मैंने आपको बताया था सीरीज चैप्टर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से आपकी क्वेश्चन 100% आने होते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आपके पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग हल कर चुके हैं, अब देखिए दूसरा हम लोग हल करने वाले हैं। तो आपको इसमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें कौन सी संख्या आएगी। देखिए हम जब -4.5, -2.6 और -0.7, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 3.1। अब देखिए जब हम इसको करेंगे तो माइनस में से यहाँ पे क्या किया है +1.9 ऐड। तो जैसे हमने 4.5 में कितना ऐड किया 1.9, यानी कि ये प्लस का है और ये माइनस का, तो माइनस हो जाएगी। लेकिन और ये 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 2, यानी कि 2.6। तो 1.9 को ऐड किया है यहाँ पर, तो ठीक है। अगली स्टेप में क्या करेंगे, तो अगली स्टेप में भी इन्होंने 1.9 को ऐड किया है, तो +1.9। तो मतलब ये 1.9 को ऐड कर रहे हैं, तो इस वाले स्टेप में भी 1.9 को ऐड करेंगे। तो 0.7 में यहाँ पे ये माइनस का है, इसमें 1.9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो 9 में से 7 जाएगा तो बचेगा 2, क्योंकि देखिए माइनस हो जाएगा ये, और यहाँ पे बचेगा 1। तो 1.2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है वेन डायग्राम से। तो देखिए ये भी एक क्वेश्चन आता है 100%। वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन आता है 100%। तो मैंने अगर आप लोगों ने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट देखे हैं तो उसमें भी आया होगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोल रहे हैं उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित के बीच संबंध का सही प्रतिनिधित्व करता है। तो महिला, माँ और बहन। तो इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा, तो इसका वेन डायग्राम सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बताता हूँ थोड़ा सा जूम करके। तो इसका वेन डायग्राम क्या बनना चाहिए आप लोग ही सोचिए। देखिए महिला, माँ और बहन, जितनी भी महिलाएं होती हैं, सॉरी यहाँ पर जितनी भी माताएं होती हैं वो क्या महिला नहीं होती, तो वो महिला होती हैं, मतलब महिला के अंदर आएंगी। उसके बाद बोल रहे हैं बहन, क्या सभी माताएं बहन होती हैं। जैसे आपकी माता जी हैं, यानी कि आपकी मम्मी जी हैं, क्या ज़रूरी है कि आपकी मम्मी जी के भाई या फिर बहन हो। आपकी मम्मी जी केवल अपने माता पिता की एकलौती भी संतान भी तो हो सकती हैं, यानी कि आपके नाना नानी की एकलौती संतान हो सकती हैं कि नहीं, बिल्कुल हो सकती हैं। तो मतलब कुछ हो सकती हैं, मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कुछ माताएं बहन हो सकती हैं, तो बहन को हम लिखेंगे कुछ, क्योंकि हम पूरी नहीं बना सकते हैं, पूरी नहीं बनाएंगे। तो ये वाला डायग्राम बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर आ चुका है अगला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ चुका है सीरीज से, जो कि मैंने आपको बताया था काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए इसमें पूरी करनी है हमें सीरीज को, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है। तो इसको भी हम बड़े आसानी से सॉल्व करेंगे। 10 के बाद यहाँ पे लिखा है 20, फिर उसके बाद 300, सॉरी यहाँ पर उसके बाद है 60, फिर उसके बाद है 300, फिर उसके बाद है 2100। देखिए यहाँ पर क्या किया है, 10 के बाद गुणा 2 किया है, फिर गुणा यहाँ पे किया है 3, 20 3 60 और 60 पंजे होता है 300, फिर उसके बाद यहाँ पे किया है 3 7 21। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई किया जा रहा है, प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई किया जा रहा है 2 3 5 7, यानी कि अभाज्य संख्याओं का गुणा किया जा रहा है। तो 2 3 5 7 के बाद क्या आएगा 11 आएगा, मतलब 2100 में 11 का गुणा करेंगे। तो 2100 में हमने किया 11 का गुणा,
तो यहाँ पे 2 जीरो तो वैसे ही चले आएंगे। तो 11 एकम 11 यहाँ पर आएगा 1 और 1 हासिल यहाँ पे चली जाएगी, तो 11 दूनी 22 और 1 23। तो ये वाला ऑप्शन हमें किस में दिख रहा है, तो 23,100 ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर इसका। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर आ चुका है बोर्ड मास के नियम से। तो ये एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको भी तैयार रखें। तो यहाँ पे देखिए ए का अर्थ है यहाँ पर गुणा से, बी का अर्थ है डिवाइड से, सी का अर्थ है माइनस से और डी का अर्थ है प्लस से। तो देखिए हम इसमें सॉल्व करेंगे क्या बन रहा है। तो ए यहाँ पर डी का अर्थ क्या लिखा है, तो डी का अर्थ लिखा है प्लस से, तो यहाँ पे 16 को ऐड कर देंगे। उसके बाद ए का क्या है, तो ए का मीन्स है यहाँ पे गुणा से 5 गुणा हो जाएगा, और बी का मीन्स क्या है, बी का मीन्स है डिवाइड, यहाँ पे 8 आ जाएगा और -5। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बोर्ड मास के नियम से, बड़ा ही आसान है। देखिए 16 + 4 + 16 गुणा 5/8। अब इसको देखिए डिवाइड किया हमने, तो 8 दूनी 16 हो गया -5। अब देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 और 4 हो जाएंगे 14, और 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 14 में से 5 जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 9 बचेगा। 9 राइट आंसर हो गया इस इक्वेशन का। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर से। तो कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर भी आपका एक क्वेश्चन बनाता है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तैयार होने वाला है। तो कोडिंग और डिकोडिंग को भी अच्छे से करके जाएँ। तो कोडिंग ABC और D, ABCD को क्या लिखा है इन्होंने, YZWX। देखिए यहाँ पर क्या किया है, इसका हम लॉजिक निकालते हैं। जब तो इसका लॉजिक निकालेंगे तो जब हम देखेंगे कि इसमें क्या किया है, ए का अपोजिट होता है Z और बी का अपोजिट होता है Y, मतलब इसको क्रॉस किया है पहले तो और उनके अपोजिट लिख दिए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर सी का अपोजिट होता है X और डी का अपोजिट होता है W, इसको भी क्रॉस किया है। तो मतलब क्रॉस कर रहे हैं और उनके अपोजिट लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम M N O P को चेक करेंगे, तो M और N और O और P, तो M का अपोजिट होता है N और N का अपोजिट होता है M, तो ये दोनों तो यहाँ पे हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन हमारे चले गए वैसे ही, सॉरी यहाँ पर देखिए M का अपोजिट क्या होगा, देखिए M जो N है, N का अपोजिट M हो जाएगा। उसके बाद N का अपोजिट है M का अपोजिट N हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद P है, P किसका अपोजिट होता है, तो K का अपोजिट होता है P और O का अपोजिट होता है L। तो L M N K L ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया थर्ड वाला राइट। अब देखिए इसमें आप लोग याद कैसे करें कि हमें कि इसके अपोजिट शब्द जो है ना, वो आप लोग कैसे याद करोगे, तो उसकी आप लोग ट्रिक देख लेना, कई बार मिल जाती है, आसानी से आप लोग उसको याद कर सकते हो। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो इसको तो क्वेश्चन को आपको देख के ही बनाना चाहिए कि किसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार था, तो उसी वर्ष 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा शनिवार। अब हम बताएंगे इसका लॉजिक कि इसमें क्या लॉजिक लगा है। तो देखिए जब भी आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आए, तो आप लोग देखें कि वह लीप वर्ष है या फिर नॉन लीप वर्ष है। तो 2016 को जब 4 से डिवाइड करें तो पूरा भाग चला जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा लीप वर्ष। 2016 है एक लीप वर्ष, जो कि लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में क्या होता है, जो अपना साल का पहला दिन होता है 1 जनवरी और साल का लास्ट दिन होता है 31 दिसंबर। जैसे साल का एक दिन है शुक्रवार, पहला दिन है शुक्रवार, तो लास्ट दिन क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा उसमें, +1 हो जाएगा। तो +1 करके तो कितना आ जाएगा, +1 किया तो हमने यानी कि शुक्रवार और एक शनिवार। तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया शनिवार। अब लेकिन यहाँ पे पूछ लिया था नॉन लीप ईयर का, जैसे यहाँ पे 2015 का ही पूछ लेते। जैसे 2015 को 1 जनवरी 2015 को क्या था, शुक्रवार था, तो 31 दिसंबर 2015 को क्या होगा, 31 दिसंबर 2015 को भी शुक्रवार होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्रवार ही। ठीक है, लीप वर्ष में 1 ऐड कर देते हैं और नॉन लीप वर्ष में कुछ ऐड नहीं करते हैं, जैसा है तैसा ही रखते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। यहाँ पे सीरीज से है, लेकिन यहाँ पे बताना है, अगला पद बताना है। क्वेश्चन मार्क यहाँ पर देखिए ब्लैंक छोड़ दिया है, यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए हम पहले तो देखेंगे क्या लॉजिक है इसमें। 6, 24, उसके बाद 60, फिर उसके बाद 120। फिर देखिए यहाँ पर क्या किया है, इनका पहले डिफरेंस लेके देखेंगे, क्योंकि एक डिफरेंस मेथड होता है, काफ़ी अच्छा होता है, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करा देगा। ठीक है, तो डिफरेंस हम इसका लेंगे। जैसे हमने डिफरेंस लिया इसका, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, तो सबसे पहले 6 और 24 का डिफरेंस आएगा 18, फिर उसके बाद 24 और इसका डिफरेंस कितना आएगा 36, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा 60 का डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें अगली संख्या निकालनी है। अभी यहाँ पे हमें कोई भी मतलब पता नहीं चल रहा है लॉजिक के क्या लग रहा है,
तो हम मतलब फिर से ऐड करेंगे, मतलब फिर से एक बार डिफरेंस निकाल के देखेंगे। तो यहाँ पे आएगा 18 का डिफरेंस इन दोनों का आएगा 24 का। अब हमें समझ में आ गया कि क्या डिफरेंस है। तो 18 यानी कि 36 18 6 चौके 24। अब आएगा डिफरेंस 30 का, यानी कि यहाँ पे 60 में 30 ऐड करेंगे तो 90। अब यहाँ पे जो 90 है वो 90 को किस में ऐड करना पड़ेगा, हमें 120 में ऐड करना पड़ेगा। तो 120 और 90 कितना हो जाएगा, 210। 210 हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला राइट आंसर हो गया इसका, ठीक है। चलिए अब देखिए फिर से एक यहाँ पे लॉजिक है, सीरीज से ही है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो इस स्वरूप में उपयुक्त होगी। तो 11 21 121 और 1331। इसमें कुछ नहीं किया है। 11 का स्क्वायर होता है 11 का स्क्वायर होता है 121 और 11 का क्यूब होता है, यानी कि 11 का क्यूब कितना होता है 1331। अब 11 पे घात 2 हो गई, 11 पे घात 3 हो गई, तो 11 पे घात 4 आई अगले स्टेप में। तो मतलब 11 का एक बार फिर से गुणा कर दो। तो 11 का एक बार फिर से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 11 का एक बार फिर से गुणा करेंगे तो आएगा 14,641। 14,641 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो 14,641 ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए हमारे आ चुके हैं मैथ के क्वेश्चंस। तो मैथ के क्वेश्चन एक लाभ आनी चैप्टर होता है, इस चैप्टर से आपके क्वेश्चंस बनने होते हैं 100%। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, अमित का वेतन पहले 5% बढ़ा फिर 5% घटा, उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। तो देखिए जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें समान दर से बढ़ा रहे हैं और समान दर से ही घटा रहे हैं, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूला होता है उसको याद कर लें आप लोग बस, उससे आप लोगों का काम हो जाएगा मात्र सेकेंड्स में। तो देखिए यहाँ पे होता है x प्लस एक्स वाई अपॉन 100। तो ये फॉर्मूला है और हम इसमें चिन्ह के सहित लिखेंगे। जैसे हमने 5 की वृद्धि हुई है यानी कि 5 बढ़ा है तो +5 करेंगे और 5 घटा है तो -5 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए +5 यानी कि 5 बढ़ा है, फिर उसके बाद क्या हुआ है 5 घटा है तो 5, उसके बाद देखिए प्लस का 5 था और माइनस का 5 था इन 2 में, और यहाँ पे हो जाएगा बटे 100। तो 5 से 5 ये वाले चले गए और यहाँ पे देखिए माइनस हो जाएगा ये बाहर, तो माइनस हो गया 25/100। तो 25/100 यानी कि 1/4। ये माइनस चिन्ह हमें प्रतीत करेगा, बताएगा कि कितने % की हानि हुई है। तो माइनस चिन्ह हमें हानि बताएगा। और यहाँ पे देखिए 1/4 यानी कि 0.25 आ जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आएगा आपका सेकेंड राइट आंसर इसका, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि 8 और 74 के बीच संख्याओं का औसत ज्ञात करें जो 7 से विभक्त होती हैं। जो 7 की डिविजिबल हैं उनका औसत हमें ज्ञात करना है। तो देखिए 8 और 74 के बीच कौन सी संख्याएं आएंगी। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इसको बिल्कुल आसान तरीके से, आपको जैसे बनाना है पेपर में। तो 8 के बाद कौन सी संख्या आएगी जो 7 से डिवाइड हो। तो आज 8 के बाद आएगी 14 और 74 से पहले कौन सी आएगी, तो 74 से पहले आएगी 70। तो बस हमें यही करना है, पहली और आखिरी को जोड़ देना है, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। तो इनका योग आ जाएगा यानी कि औसत आ जाएगा। तो इनका औसत कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 84 हो जाएंगे, 84 48 लिख दिया मैंने, यहाँ पे हो जाएंगे 84 और 84 का डिवाइड कर देंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 42। तो इसका आंसर हो गया 42, ऑप्शन नंबर बी। अब हम इसको चेक करेंगे कि हमारा सही है कि नहीं है सही, उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए हम 7 की टेबल लिख देते हैं, 14 7 21 7 चौके 28 और 7 पंजे 35 7 छिंग 42 7 7 49 7 अट्ठे 56 7 9 63 और 7 10 70। अब 74 ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए हमें इसका निकालना है औसत। तो हम इन सबको ऐड करेंगे और उसमें भाग देंगे कितने का, कि हमारे पास जो टोटल संख्याएं हैं। तो ये काफ़ी लंबा मेथड हो जाएगा, लेकिन हमारे पास देखिए डिफरेंस है कितना, समान का डिफरेंस है 7, यहाँ पर भी 7 यहाँ पर भी 7। तो एक ट्रिक है, जब आप लोगों को डिफरेंस समान दिखे, तो जब आप लोगों को जैसे डिफरेंस समान दिख रहा है तो यहाँ पर जैसे टोटल संख्याएं हैं 9, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 संख्याएं हैं। तो 4 इधर की छोड़ दो और 4 इधर की छोड़ दो, तो जो बीच में संख्या बचेगी वो हमारा औसत हो जाएगा। देखिए औसत हो गया 42। तो इससे भी आप लोग याद कर सकते हो ट्रिक से। तो ये वाला हो गया इसका आंसर। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें बोल रहे हैं √96 प्लस √216 अपॉन √24। तो हमें अपॉन वाला √24 है हटाना है जैसे तैसे। तो 96 को हम कैसे लिखेंगे, 96 को हम लिख सकते हैं, क्या सकते हैं 24 × 4, 24 चौके होता है 96, यानी कि √96 है, √96 को √24 × 4 लिख सकते हैं। अब ये 4 आ जाएगा बाहर, यानी कि हो जाएगा 2 √24
24। तो ये वाला जो फर्स्ट स्टेप है इसका आ गया 2√24। उसके बाद हम लिखेंगे, देखिए 216 है तो 24 का ही करेंगे 216, तो 24 निम्न होता है 216, तो 24 निम्न 216। अब ये 9 बाहर आ जाएगा, कितना बचेगा 3√24। तो देखिए अब हम देखेंगे इसको सॉल्व करके, तो 2√24 इसका हो गया था √96 का, प्लस 3√24 इसका हो गया था। अब हम देखिए यहाँ पर √24 को ले लिया कॉमन, यहाँ पे पहले तो बटे में है √24, अब √24 को कॉमन ले लेंगे √24, और यहाँ पे हो जाएगा 2 + 3 और बटे में कितना है, बटे में है √24। तो देखिए √24 से √24 चला गया, बचा कितना 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 बचेगा खाली। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर फिर से अगला क्वेश्चन आ चुका है लाभ और हानि से। तो लाभ और हानि में मैंने आपको बताया वही वाला फॉर्मूला जो कि इसमें भी अप्लाई होगा कि रवि ने 2 टेलीविज़न सेट समान राशि पर बेचे, पहले को 10% के लाभ पर बेचा और दूसरे को 10% की हानि पर। तो देखिए पहले उसने लिया है 10% का लाभ यानी कि प्लस, फिर उसके बाद उसने लिया है 10% की हानि तो यानी कि माइनस। तो अब उसके बाद माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो -10 × 10/100। तो देखिए ये चला गया, ये चला गया, तो बचा कितना 1%। तो माइनस चिन्ह किसे प्रतीत करता है, तो माइनस चिन्ह व्यक्त करता है हानि को, तो मैंने अभी आपको बताया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा सेकंड राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने ट्रेन चैप्टर से। ट्रेन चैप्टर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपकी क्वेश्चन एक जो है 101% आना होता है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं कि 57 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक रेलगाड़ी चल रही है, 152.5 मीटर लंबी ट्रेन है जो कि 39 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हमें जो ट्रेन की स्पीड है 57 किलोमीटर प्रति घंटे में है, हमें इसको बनाना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि यहाँ पे हमारे पास टाइम सेकंड्स में है, तो हमें जो चाल है उसकी गति है उसको भी हमें मीटर प्रति सेकंड में बनाना पड़ेगा। तो इसको बनाते हैं, तो 57 जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बनाते हैं तो उसका करते हैं 5/18 का उसमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब इसको डिवाइड करें तो 3 × 6 = 18, कितना हो जाएगा 3 × 1 = 3 और 3 में 27, तो 19 पंजे हो जाएंगे 95/6, यानी कि 95/6 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड है इसकी। अब देखिए 39 सेकंड में टोटल इसने दूरी की है, तो 39 सेकंड में कितनी दूरी चलेगी, तो 39 सेकंड में कितनी दूरी चली, तो यहाँ पे इसकी चाल थी इसकी कितनी 95/2। तो अब देखिए यहाँ पे 95/2 नहीं 95/6 थी यहाँ पर। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 त्रिक 9। तो जब इसका 13 और 95 का गुणा करेंगे तो 13 और 95 का गुणा करने से कितना आएगा, तो 13 और 95 का गुणा जैसे ही हमने किया तो आ गया हमारे पास 1235। तो 1235 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो मतलब जिसने टोटल दूरी कितनी चल रही है, अब ये टोटल दूरी निकल रही है, तो टोटल दूरी है 1235 को 2 × 6 = 12, 2 एकम 2 और 2 × 7 = 14, मतलब 617.5 इसने टोटल दूरी चली है। जिसमें से हम ट्रेन की लंबाई को अगर घटा देंगे तो इसका मतलब प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो आ जाएगी। तो 617.5 में से हम ट्रेन की लंबाई को घटाएंगे 152.5। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या बनने वाला है, तो 0.5 यहाँ पे बनेगा, 11 में से 5 गई तो 6 और यहाँ पर बनेगा 4। तो यहाँ पे देखिए 445.0 यानी कि 465 ही है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी राइट आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 6 पुरुष और 8 महिलाओं किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 13 पुरुष और 24 महिलाएं उस काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है एक पुरुष और एक महिला की दक्षता यानी कि क्षमता बताइए कि क्या है, क्षमताओं का अनुपात क्या है। तो हम इसको बड़े ही आसानी से निकालेंगे। तो यहाँ पर जब इसको देखेंगे 6 पुरुष और 8 महिलाएं, तो 6 मैन प्लस 8 वुमेन एक काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 10 दिनों में कर रहे हैं। उसके बाद बोल रहे हैं 13 मैन और 24 महिलाएं यानी कि 13 मैन प्लस 24 वुमेन उसी काम को कितने में कर रही हैं, 24 वुमेन उसी काम को कर रही हैं 4 दिनों में। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, इसका मान निकाल लेना है डब्ल्यू और एम का। तो यहाँ पे देखिए जब इसको डिवाइड करें तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, अब 6 पंजे 30 एम प्लस 8 पंजे 40 वुमेन इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 13 दूनी 26 मैन प्लस 24 दूनी 48 वुमेन। अब इसको डिवाइड जैसे ही हमने किया तो ये 26 इधर आ जाएगा और 40 उधर चला जाएगा। तो 30 और 30 में से 26 जाएंगे तो 4 मैन इक्वल टू 8 वुमेन।
तो जब इसको डिवाइड किया तो मैन अपॉन वोमेन आ गया। मैन अपॉन वोमेन कितना आ जाएगा 2:1, यानी कि इनकी जो क्षमता है वो आ गई 2:1। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सेकंड सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कैलकुलेटिव है। अगर आप लोग इसको नहीं बना पाते हो तो, और वैसे बना लेते हो तो काफ़ी सरल भी है। तो देखिए इसमें बोल रहे हैं सरल बनाएं इसको, इसका मान निकालना है हमें। तो देखिए हम जब भी देखेंगे तो 0.0064, तो 64 तो हमें पता है किसका स्क्वायर होता है, तो 8 का स्क्वायर होता है, मतलब यहाँ पे 8 आना है। तो 8 तो आएगा यहाँ पे, देखिए 4 के बाद है 2 जीरो का 1 जीरो हो जाएगा, तो 0.8 आ जाएगा इसका। तो मतलब इसका मान आ गया 0.8, पहले का आ गया 0.8। उसके बाद देखिए यहाँ पर है 256, तो 256 होता है अपना 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जब इसको रूट से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1.6 आ जाएगा। उसी प्रकार से जब 1521 को देखेंगे तो 1521 होता है अपना यहाँ पर 1521 होता है 39 का स्क्वायर, चेक कर सकते हो आप लोग, 39 का स्क्वायर होता है 1521। तो इसमें जब हमने रूट से निकाला इसको तो यहाँ पे आएगा 3.9। उसी प्रकार से 625 होता है 25 का, और 25 यानी कि 2.5 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 675 किसका होता है 576 होता है कितने का, 576 कितने का होता है, तो 576 होता है 24 का, 24 का हो जाएगा 2.4। उसके बाद देखिए 169 किसका होता है 13 का, तो यहाँ पे 1.3। तो बस हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 0.8 है, यहाँ पर पहले में हो गया 0.8 इंटू, उसके बाद दूसरे में कितना हो गया 1.6 इंटू यहाँ पे 3.9, ठीक है, अपॉन कितना आएगा यहाँ पे 2.5 आ गया। उसके बाद यहाँ पर आ गया 576 कितने का है 24 का 2.4। उसके बाद यहाँ पर आ गया कितने का, यहाँ पर आ गया 1.3। अब देखेंगे हम यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट जो है वो यहाँ पर भी 1 2 3 के बाद 3 यहाँ पर पॉइंट हैं, और यहाँ पर भी 3 पॉइंट हैं, तो 3 पॉइंट कटेगा यहाँ पर, यानी कि अब बचेगा ऊपर 8 गुणा 16 गुणा 39/25 गुणा 24 गुणा 13। अब इसको कुछ नहीं करना है, डिवाइड कर लेना है। तो 8 थी हो गया 24 और 13 थी हो गया 39, 3 से 3 चलेगा तो 16/25 यहाँ पे बचा राइट आंसर 16/25। तो यहाँ पे बचा 16/25 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ चुका है लास्ट क्वेश्चन, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर से है। तो इस चैप्टर से भी एक क्वेश्चन आपका 101% क्वेश्चन बनना होता है, और इसी प्रकार का क्वेश्चन बनता है इसमें से। तो दो संख्याओं का सबसे पहले महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक हमें दिया गया है। तो देखिए हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इसमें एक फॉर्मूला लगा दें और आंसर निकल आएगा। तो LCM इंटू HCF बराबर होता है नंबर 1 इंटू नंबर 2। इस फॉर्मूले को लगा देंगे हमारी संख्या आ जाएगी। तो हमें देखिए यहाँ पर दिया गया है 21 गुणा 252, 21 गुणा 252 यहाँ पर दिया गया है। नंबर 1 कितना दिया गया है, एक संख्या है 84, तो दूसरी संख्या निकालनी है नंबर 2 को, नंबर 2 लिखेंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप बस डिवाइड कर लें। तो 21 चौके 84, और यहाँ से जब डिवाइड करें तो 6 और 3, यानी कि n जो 2 है उसका मान कितना आ गया 63। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी राइट आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हो चुकी है यहाँ पे हमारी वीडियो पूरी। आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।